हम डॉक्टर स्वाति और इस वीडियो में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये सिर्फ नेट के प्रीवियस ईयर नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको आंसर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जो एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस और तैयार हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, यह राजनीतिक दर्शन है। ये फिलॉसफी किसकी है? हीगल की, मार्क्स की, मुसोलिनी की या माओ की? इसका राइट आंसर है आंसर सी, मुसोलिनी। देखिए, मुसोलिनी कौन था? मुसोलिनी बेसिकली इटली का रहने वाला था, इटली का तानाशाह था, डिक्टेटरशिप का परम पुजारी था वो, और उसने अंध राष्ट्रभक्ति के अंदर जनता को अपने फेवर में कर लिया था। और हिटलर के साथ मिलकर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके अंदर इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। मुसोलिनी पर हीगल का बहुत प्रभाव था, लेकिन मुसोलिनी हीगल से भी एक कदम आगे बढ़ गए थे और उन्होंने राज्य के लिए जो व्यक्ति के नेचुरल राइट्स हैं, जो प्राकृतिक अधिकार हैं, उनको भी सेकेंडरी कर दिया था, उनको भी राज्य के पीछे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इस विचार का समर्थन करता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपने भीतर की विभिन्नता का प्रतिनिधि होना चाहिए? बिल किमली का, लासवेल, मैकफर्सन या हेबरमास? इसका राइट आंसर है ए, बिल किमली का। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये किस विचारधारा से संबंधित है? ये बहुसंस्कृतिवाद से रिलेटेड है। और जो बहुसंस्कृतिवादी हैं, जो कहते हैं, जिसमें मेन रूप से बिल किमली का, भिकू पारेख, इन सब का नाम आता है, उनका कहना है कि भिन्न भिन्न जो वर्ग हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वो बनी रहनी चाहिए। वो समानता में विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप समानता का डिफरेंस समझिएगा। समानता से उनका मतलब है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसके अंदर सातों कलर्स का अपना अपना महत्व है। तो बहुसंस्कृतिवादी कह रहे हैं कि सातों कलर का महत्व है और उनको अपना स्थान मिलना चाहिए, जबकि जो उदारवादी हैं वो कलर ब्लाइंडनेस में विश्वास रखते हैं, यानी कि सबको एक ही रंग में रंग दो। मेन डिफरेंस बहुसंस्कृतिवादियों का दूसरे जो विचारधाराओं से यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के अधिवेशन कम से कम वर्ष में 3 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशन के मध्य 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशन के मध्य 4 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा कि वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आर्टिकल 85 है वो लोकसभा के जो सत्र हैं उनका आह्वान करने का जो अधिकार किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को दे रहे हैं। और जो लोकसभा के जो अधिवेशन होते हैं उनके बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। साल में जो संसद के न्यूनतम सत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल ब्रास के अनुसार भारत में सांप्रदायिक दंगे होने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्णायक कारक था? क्या रीजन था जिसे पॉल ब्रास बताते हैं कि जो भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या था? देखिए, हर थिंकर के अकॉर्डिंग रीजन अलग अलग है, तो रीजन और जो थिंकर्स हैं उनको आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके समझिएगा। ऑप्शन ए, सामाजिक विश्वसनीयता का अभाव, समुदायों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, संगठित दंगा प्रणाली, या डी, सांस्कृतिक टकराव की स्मृतियां।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक विश्वसनीयता का अभाव। पॉल ब्रास भारत में सांप्रदायिक दंगों का मेन कारण इसे ही मानते हैं। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि पॉल ब्रास तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो हम क्यों पढ़ें, ये पॉल ब्रास का क्वेश्चन नहीं है, ये भारत का जो राजनीति है और जो धर्म है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप कभी भी ऐसे ये जो आपको थिंकर जो स्पेशली हाईलाइटेड नहीं है उनको आप स्किप मत करिए, सारे नहीं पढ़ना है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंटली किन थिंकर्स से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप उनको पढ़िए, सबको मत पढ़िए, जिनके क्वेश्चन बनते आए हैं पैटर्न देखिए और उनको पढ़िए। पॉल ब्रास क्या कह रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिक दंगे का कारण जो सामाजिक समुदाय हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में विश्वसनीयता का अभाव है, इसके कारण दंगे हो रहे हैं। हर थिंकर ने अलग रीज़न बताए, जैसे नेहरू जी हैं, वो राजनीतिक और आर्थिक जो आकांक्षाएं, इच्छा हैं, उनको कारण बताते हैं। और पॉल ब्रास की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, 2003। बुक भी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचार में निम्नलिखित में से किन के बीच के संघर्ष मुख्य रूप से अभिव्यक्त नहीं है। देखिए, क्वेश्चन आप हमेशा आप ये कहना चाहिए ना कि गांठ बांध लीजिए इस बात को, क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़िए, चाहे आपको फर्स्ट टाइम में भी समझ में आ जाए। आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपके कई बार क्वेश्चन में जैसे नहीं लिखा होता है, हम उसे मिस कर देते हैं। तो इस तरह की जो गलतियां होती है ना, जो सिली मिस्टेक्स हैं, वो मिनिमम होंगी आपकी। ऑप्शंस हैं श्रम और पूंजी, काश्तकारों और भूस्वामी, गांव और शहर, ब्राह्मण और दलित। किसका संघर्ष अभिव्यक्त नहीं किया है उन्होंने, नहीं है यहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रम और पूंजी। देखिए, जो गांधीवादी जो विचारधारा है उसके अंदर आदर्शवाद है, उदारवाद है, लेकिन गांधी जी को जब हमने पढ़ा है, आपको खुद को ये लगा होगा कि जब भी आपने उनको पढ़ा है तो कहीं भी वो पूंजी की बुराई नहीं कर रहे हैं। उन्हें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया है, बट वो पूंजी को सोशल खतरे के रूप में नहीं देखते हैं। तो गांधी जी ने बेसिकली किस पे फोकस किया था, उन्होंने सोशल स्तर पे, सोशल जो भेदभाव किया जाता था, सामाजिक स्तर पे जो भेदभाव किया जा रहा था, उसको देखा था और उसके ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए थे, उसके उपाय बताए थे। और एक तरफ हम मार्क्स को देखते हैं तो वो आर्थिक स्तर पे ही भेदभाव देखते हैं। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय? इसका राइट आंसर है आंसर बी, राष्ट्रपति। देखिए, आर्टिकल 359 है, वो राष्ट्रपति को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, उसके बाद में जो 44वां संवैधानिक संशोधन आया था, जो 1978 में आया था। देखिए, अगर आपको ईयर याद नहीं होते ना, क्योंकि ईयर भी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे देखिए कि ये 44 है, 4+4, तो ये पीछे 8 आ रहा है इसमें। तो आप ये एक तरह से ट्रिक है कि इसके अंदर 8 आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको मोस्टली 7 की लाइन है ये तो याद रहेगी, लेकिन पीछे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इवन नंबर्स होते हैं 6, 8 क्या है, तो इस तरह से आप ट्रिक से याद करिए। तो जो 44वां संवैधानिक संशोधन आया था, उसके अंदर व्यवस्था की कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो सदैव प्रवर्तनीय रहेंगे, यानी कि इन्फोर्सेबल रहेंगे। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल जो 20 है वो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, और जो आर्टिकल 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी? 3 जून 1947, 5 जून 1947, 10 अगस्त 1947 या 11 अगस्त 1947? इसका राइट आंसर है आंसर ए, 3 जून 1947। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी, उसने ये स्पष्ट किया था कि जो भी प्रदेश हैं जो भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए एक नई या अलग पृथक
संविधान सभा बनाई जाए। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है, भले ही सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा लेकिन कर के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लर्न कीजिएगा। सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर या टोल टैक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो टोल टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये स्टेट का जो परिवहन विभाग होता है उसके द्वारा लगाया जाता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी काफ़ी लोगों ने बुराई की थी, लेकिन नेहरू जी ने इसे ऐसी गाड़ी भी कहा है जिसमें इंजन नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसे कहा था कि ये एक सड़ी हुई योजना है। मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि बाहर से जनतांत्रिक है लेकिन अंदर से खोखला है। ये सारे स्टेटमेंट्स पे भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ए, अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के कथित समर्थ के कारण व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसका रीजन दिया गया है, व्यवस्था सिद्धांत स्थिर संतुलन, स्थिर अवस्था और ढांचागत रखरखाव पर बल देता है। नीचे ऑप्शंस है, ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए व आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। आप क्योंकि लगाइए बीच में और फिर इसको स्टेटमेंट को वापस पढ़िए, आपको अपना पता चल जाएगा कि आंसर राइट है या नहीं। देखिए, अपनी यथास्थिति को बनाए रखने के कथित समर्थ के कारणवश व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की जाती है, क्योंकि व्यवस्था सिद्धांत स्थिर संतुलन, स्थिर अवस्था और ढांचागत रखरखाव पर बल देता है। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन आप तभी राइट कर पाएंगे जब आप उस जिस बारे में क्वेश्चन है उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, और थोड़ा बहुत हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर ए राइट है कि ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो व्यवस्था सिद्धांत है वो जो व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में इक्वल जो बिहेवियर है, समान आचरण है, और वो जो नियम प्रक्रियाएं हैं और जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जो समानता है उस पर बेसिकली बल देता है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था सिद्धांत है यथास्थिति की जो मान्यता है उस पर बल दे रहा है और प्रतिक्रियावाद को बढ़ावा देता है। इसलिए ये स्टेटमेंट्स इस व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।